हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हम कर रहे हैं DSSB का पीजीटी कॉमर्स का 28 जुलाई का ये पेपर है। हम पहले 90 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है DSSB PYQ करके। एंड अब हम 91 से आगे कंटिन्यू करेंगे इस वाली वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर मेरा है इंट्रोडक्शन। जो जानना चाहते हैं वो देख सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। 91 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया, यह है इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम द ऑडिट ट्रायल फीचर। एक कंप्यूटर के जो अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं उसमें ऑडिट ट्रायल एक फीचर होता है। वो किस लिए यूज, वो सिग्निफिकेंट क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या यूज है इसका। देखिए, इट अनेबल एडिटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, इट encrypt all accounting data permanently, it record all the transaction and any modification made, it hide the original data from auditor। हाइड करता है, विदाउट रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स नहीं है इसमें। क्या ऑडिट ट्रायल का क्या मतलब है, ये सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा एंड एनी मॉडिफिकेशन मेड। कभी कभी हमसे कोई मिस्टेक भी हो जाती है अमाउंट में या कुछ, तो उसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो चीज़ भी इसमें दिखेंगी कि हाँ मॉडिफाई किया गया। अगर मॉडिफाई ऐसे नहीं दिखेगा तो हम कुछ भी गलत रिकॉर्ड्स भी उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, पीपल सी व्हाट दिस क्वेश्चन है, पीपल सी व्हाट दे वांट टू सी एंड इजीली मिस कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज इन द इंटरेस्ट टू देयर इग्नोरेंट। मतलब पीपल वो देखना चाहते हैं, वो देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं, और इजीली मिस कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को जब उन्हें अपना इंटरेस्ट दिखता है, अपना फायदा दिखता है। तो इन्फॉर्मेशन नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं, इसका ये मतलब भी हो सकता है ना। इग्नोर करते हैं चीजों को, मेन उसको इग्नोर करते हैं। तो ये आपका जो वर्ड है, कौन से वर्ड, टेक्निकल डिसेबिलिटी। तो टेक्निकलिटी की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, मोटिवेटेड ब्लाइंडनेस, मोरल म्यूटनेस या मोरल ब्लाइंडनेस, इसमें से कौन सा हो सकता है। तो ये एक आपका वर्ड है मोटिवेटेड ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये मोटिवेटेड ब्लाइंडनेस इसे कहते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं मोटिवेटेड ब्लाइंडनेस के बारे में, इज अनकॉन्शियस टेंडेंसी ऑफ पीपल टू ओवरलुक अनएथिकल एंड रॉन्ग बिहेवियर को। वो नोटिस कर रहे हैं लेकिन ओवरलुक कर रहे हैं क्योंकि उनका सेल्फ इंटरेस्ट है वहां, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, स्ट्राइव टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव के बारे में हमें बेसिकली बात करनी है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, फंड रहे व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी रिक्वायर्ड हो तो फंड हो। तो ये तो है, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो हम फंड तो होना चाहिए ना, इसीलिए करते हैं। टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरी। और फाइनेंशियल प्लानिंग ये भी देखता है कि जब हमारे बिजनेस में 10 लाख की जरूरत है तो बिजनेस 15 लाख लेके ना बैठ जाए, क्योंकि 15 लाख जो हमने एक्स्ट्रा 5 लाख लिया उसकी कॉस्ट भी तो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अननेसेसरी भी ना हो। तो इसलिए बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आपके इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर। आपने जीरो बॉन्ड भी सुने होंगे, है ना। ये दोनों ही चीजें सेम है। जीरो इंटरेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट नहीं है, जीरो इंटरेस्ट है, नाम से समझिए। तो ये ऐसे डिवेंचर है जब आप इन्हें खरीदेंगे, जैसे अगर 100 रुपए का है तो आपने इसे 90 में खरीदा होगा, है ना। इस तरीके से होता है कि प्राइस तो है, फेस वैल्यू तो है 100, लेकिन देखिए 90 में मिल रहा है, लेना चाहेंगे तो 90 में। लेकिन आप जब इसे आगे सेल करेंगे तो आप इसे 100 या 105 या 110 में बेचेंगे। बीच में तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। जब आप इसे सेल करेंगे तो आपका ये डिफरेंस 10 का, 15 का या 20 का जो डिफरेंस आएगा, यही आपकी इनकम होगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता, मेच्योरिटी के टाइम पे ही मिलता है। मेच्योरिटी के टाइम पे जब आप इसे सेल करेंगे तो वापस फेस वैल्यू पे सेल करेंगे तो भी आपको 10 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो इसका एक क्वेश्चन और भी आगे आएगा शायद। तो इसमें बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा करा, इट ऑफर रिटर्न थ्रू कैपिटल एप्रिसिएशन विदाउट पीरियडिक इंटरेस्ट। पीरियडिक इंटरेस्ट नहीं है, तो यही इसमें सही बात है। बाकी देखिए, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है विद फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट, ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट रेट की बात नहीं करता ये। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऐसा भी नहीं करता, प्रोवाइड मंथली ऐसा भी नहीं है, मंथली भी नहीं करता, क्योंकि लास्ट में सिर्फ मेच्योरिटी के टाइम पे ये आपको कुछ दे के जाता है, ये इस तरीके के डिवेंचर या बॉन्ड्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा करेक्ट आपका, फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में के एलिमेंट होते हैं फेयरनेस है, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन आपका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक,
है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है, ये 4 आते हैं लेकिन सस्टेनेबिलिटी उसमें नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हमसे पूछा है क्योंकि नॉट के लिए पूछा गया, जो इसका पार्ट नहीं है, जो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंक्लूड नहीं करते। ठीक, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम और रूल्स प्रैक्टिसेस प्रोसेस दैट डायरेक्ट एंड कंट्रोल अ कंपनी, मतलब कंपनी के रूल रेगुलेशन से रिलेटेड जो है उसे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, कैसा एथिकली ट्रांसपेरेंटली काम करें, अकाउंटेबिलिटी हो, ये सब। और की प्रिंसिपल, ठीक है, जो हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है, जो भी बात करी थी, जिसका क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड, जिस की प्रिंसिपल्स क्या है, अकाउंटेबिलिटी आता है, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 4 चीजें इंक्लूड होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ये भी कुछ ये नया है, कुछ 4% रूल, ये हमने मैंने यूजीसी नेट करा है, उसमें भी नहीं पढ़ा था 4% रूल रिटायरमेंट प्लानिंग में किसे कहते हैं। और डिटेललेस भी ऐसा भी पूछ लेता है जो हमने यूजीसी में भी नहीं पढ़ा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस तो इनके लिए बस ये है कि आप पीवाईक्यू कर सकते हैं, पीवाईक्यू में पूछा गया तो हो सकता है आगे भी पूछा जाए। ठीक है, 4% रूल क्या है रिटायरमेंट का एक्चुअली, इसमें ये कहता है कि आप 4% विड्रॉ करिए अपने रिटायरमेंट सेविंग से ईच ईयर टू एंश्योर इट लास्ट थ्रू आउट द रिटायरमेंट, मतलब आपका लंबा चलेगा वो पैसा अगर आप हर साल से रिटायरमेंट के पैसे में से 4% ही यूज करें। ठीक है, तो यही फर्स्ट आपका इसके बारे में कहता है, तो बाकी पॉइंट्स पढ़ने फिजूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर द फर्म हैज जीरो डेट कंपोनेंट, मतलब डेट नहीं है, डेट का मतलब बाहर से लाया हुआ पैसा, है ना, बाहर से लाया हुआ पैसा, जैसे डिबेंचर कह सकते हैं। डिबेंचर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। तो कौन सा है, पिरामिड, वर्टिकल, इन्वर्टेड पिरामिड या हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर है। अब इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि हमें बाकी के बारे में भी पता होना चाहिए। इस बार क्वेश्चन इससे पूछा है, इस बार अगली बार शायद पिरामिड से पूछ ले, वर्टिकल से पूछ ले। ठीक है, तो इनको भी हमें पढ़ना रहता है, पीवाईक्यू हमें इसी तरीके से करने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के बारे में भी बताया, हॉरिजॉन्टल में क्या है कि जीरो डेट है। ठीक है, सोलली कैसे, इक्विटी और रिटेन अर्निंग से ही चलता है, डेट जीरो है बिल्कुल। अब देखिए, पिरामिड क्या कहता है, पिरामिड कहता है कि जो लार्ज पोर्शन है वो इक्विटी और रिटेन अर्निंग का रहेगा, और जो स्मॉल पोर्शन में हम थोड़ा बहुत डेट वगैरह या प्रेफरेंस शेयर ले लेते हैं। ठीक है, मतलब है सब कुछ पिरामिड में। वर्टिकल कैपिटल में क्या है, स्मॉल इक्विटी, वर्टिकल में कहता है कि इसका हॉरिजॉन्टल का उल्टा हो जाएगा, इक्विटी और जो रिटेन है वो स्मॉल है, यहाँ पर तो टोटली इक्विटी रिटेन से चल रहा है, यहाँ पर इक्विटी आपका स्मॉल है, डेट लार्ज है। ठीक है, हेवीली रिलाई ऑन डेट, वहां जीरो डेट है, हॉरिजॉन्टल में जीरो डेट है और वर्टिकल में हैवी डेट है। ठीक है, ऐसी पिरामिड शेप का उल्टा है ये आपका इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड में क्या है, अभी हमने पिरामिड में पढ़ा कि लार्ज बेस ऑफ इक्विटी एंड रिटेन है, यहाँ पर स्मॉल है, टाइनी इक्विटी, थोड़ा इक्विटी इतना है, रिटेन इतना है और डेट और भी ज्यादा है ना, इस तरीके से। तो सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्क, अगर हम रिस्क की बात करें तो लाइक्लीहुड, हम इवेंट देखते हैं, इवेंट होगा या नहीं होगा, नॉर्मली उसे हम एक्सप्रेस करते हैं उसकी वैल्यू को 0 से 1 के बीच। तो ऐसा आप कब करते हैं, अगर आपने 9-10 पे भी प्रोबेबिलिटी पढ़ी है ना, तो उसमें बताया जाता है कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है बाकी में, ये प्रोबेबिलिटीज का आंसर है, यहाँ रिस्क की भी बात हो रही है और उसके इवेंट की भी बात हो रही है, तो इन कीवर्ड से मुझे पता चलता है कि उसका आंसर प्रोबेबिलिटी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया न्यूमेरिकल। देखिए, द डेकोरेशन मटेरियल, कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका ये हमें डेटा दिया हुआ है, उससे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। ठीक है, सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है और कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आपका क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो भैया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से हमसे रुपीज में पूछा है या फिर वैल्यू कह सकती हूँ मैं, वैल्यू में पूछा है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस आपका बीईपी। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स कहेंगे, यहाँ पर ब्रेक इवन सेल्स कह सकते हैं। अब ये ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट या सेल्स निकाले तो उसका फॉर्मूला आपका होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, ब्रेक इवन सेल्स की ही हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये पता होना चाहिए। अब पीवी रेशो क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल्स मल्टीप्लाई 100, इस तरीके से ये निकलता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पीवी रेशो, क्योंकि पीवी रेशो ये डेटा अगर हम देखें तो हमारे पास सेल, वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स ये है।
तो आपका पहला हो गया सेल्स 1 लाख और वेरिएबल कॉस्ट 40,000। तो पीवी रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, 1 लाख माइनस 40,000 अपॉन 1 लाख मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो मेरा पीवी रेशियो यहाँ ऊपर हो जाएगा 60,000, नीचे हो जाएगा 1 लाख और मल्टीप्लाई 100। तो ये 1 लाख में 1 2 जीरो तो यहाँ से गई और 1 2 3 1 2 3 यहाँ से गई, तो ये हो गया हमारा 60%। तो पीवी रेशियो कितना हो जाएगा 60%। अब मैं यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स की बात करूँ तो फिक्स कॉस्ट देखिए मेरी कितनी दी है 50,000। पीवी रेशियो हमने यहीं पे निकाला 60%, तो यहाँ मैं लिखूंगी 60 और परसेंट का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो एक जीरो से जीरो यहाँ कट गया, ऊपर बचा हमारा 5 लाख अपॉन 6। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपका ये जाएगा 6 8 जा 48, फिर 3 जा और 3 3 3 इस तरीके से करते रहेंगे, ये आंसर आएगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन पर। अब हम निकाल सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि सेल्स है हमारे पास 1 लाख रुपए और ब्रेक इवन सेल्स भी है हमारे पास, क्या है 83,333 ऐसे करके दिया हुआ है। तो ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या जाएगा, माइनस करने पर 16,667 आपका फोर्थ करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। बाकी जो ये फॉर्मूलों के बारे में मैंने बताया वो यहाँ नेक्स्ट पेज पर भी दिए हुए हैं आपके। देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3 तरीके से पूछा जा सकता है, परसेंटेज में, वैल्यू में और यूनिट में। तो उनके लिए थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। परसेंटेज में पूछता है तो एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट जो हमने अभी किया उसको एक्चुअल सेल से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100। वैल्यू में पूछा जो हमने अभी यूज किया एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल एंड एमओएस इन यूनिट्स में पूछता है तो एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल अपॉन सेल्स पर यूनिट से उसे डिवाइड कर देंगे, बीईपी का फॉर्मूला एंड फिर पीवी रेशियो का फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको पीछे भी बताया। ठीक है, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंटली याद करने हैं, रेशियो एनालिसिस आता ही है, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, तो दो मार्केट होती है आपकी, कैपिटल मार्केट होती है और दूसरी आपकी मनी मार्केट होती है। ज्यादातर ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए जीडीआर, इक्विटी शेयर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और डेरिवेटिव। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ना आपका, वो आपका इधर आता है, सीडी, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, है ना, कॉल मनी ओवरनाइट के लिए 15 दिन के लिए होता है, ये सारे इधर आते हैं। और आपके हो गए इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं। और ये जीडीआर और आपका डेरिवेटिव, ये सब इधर कैपिटल मार्केट के पार्ट होते हैं। कैपिटल मार्केट में इनकी ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको दिख गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वॉल्टर मॉडल की बात कर रहा है, तो चलते हैं। देखिए अंडर वॉल्टर मॉडल इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्या कह रहा है, आर इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये कह रहा है। ठीक है, द फर्म शुड, तो फर्म को क्या करना चाहिए, तो वॉल्टर जी कहते हैं, वॉल्टर मॉडल में कहते हैं कि अगर आपका जो रिटर्न है वो ज्यादा है तो उस पैसों को आप अपने पास रखिए और कहीं उसे इन्वेस्ट करिए। ठीक है, आप कमा रहे हैं तो आप इन्वेस्ट करिए। अगर आपका रिटर्न कम है और कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो फिर आप इन्वेस्ट क्या करें, नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे ना आप ढंग से, तो उस पैसे को पे आउट कर दीजिए, मतलब बांट दीजिए शेयर होल्डर्स में, ये कहता है ना। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने बोला है रिटर्न क्या है, ग्रेटर है, रिटर्न क्या है, ग्रेटर है, तो रिटेन करेंगे, रिटेन ऑल अर्निंग, और कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो और कमाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए अभी हमसे ये चीज मैंने आपको बताई है, ग्रेटर है तो रिटेन करेंगे, लेस है तो पे करेंगे, और आपका जो रिटर्न इक्वल है तो फिर देखेंगे कि क्या करना है, चॉइस करना पड़ेगा या फिर किसी और आपको मॉडल से चेक करना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है, और इसकी वॉल्टर मॉडल की कुछ एग्जेप्शंस भी देख सकते हैं। फर्म इज फाइनेंस ओनली बाय इक्विटी, इक्विटी होती है, डेट नहीं होता। कांस्टेंट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। अर्निंग या तो आप इन्वेस्ट करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे या फिर पे आउट कर देंगे, डिविडेंड पे कर देंगे। इनफाइनाइट, फर्म की लाइफ लाइफ जो होती है फर्म की वो इनफाइनाइट है। और मार्केट कैसा है, ये मानते हैं कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट है जहाँ टैक्स भी नहीं होता, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी नहीं है और इन्फॉर्मेशन असिमेट्री होती है। ठीक है, किसी असिमेट्री वाला, किसी के पास ज्यादा या किसी के पास कम इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
अ कैरेक्टरिस्टिक जीरो कूपन बेस्ड, अभी पढ़ा था वही जीरो डिवेंचर वाला, जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर वही है, ये जीरो कूपन बॉन्ड सेम है। तो इसमें पूछा है नहीं है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, तो नो इंटरेस्ट इज पेड ड्यूरिंग द लाइफ, यही पढ़ा था, मैच्योरिटी के टाइम पे ही मिलता है, तो ये तो होगा। दे पे रेगुलर इंटरेस्ट नहीं होता, मैच्योरिटी के टाइम पे ही मिलता है, तो यही इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी दे आर इशू एट डिस्काउंट, मैंने बताया था फेस वैल्यू मायने 100 है, तो ये आपको 90 में इशू होगा या 80 में 85 में इशू होगा, इस तरीके से यही पार्ट आपका बाद में जो बिकता है, तो वही पार्ट आपको कमा के देता है। दे आर इशू एट डिस्काउंट, दे आर रिडीम एट फेस वैल्यू, और बाद में जब ये 100 पर ही आप इसे आगे रिडीम करेंगे, तो ये जो आपका डिफरेंस है, डिस्काउंट का डिफरेंस है 10 रुपया, यही आपकी अर्निंग है। ठीक है, तो ये जो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, ये नहीं होता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू डैश according to dash return on equity is expressed as a product of net, क्या है रिटर्न और इक्विटी हमारा कैसे प्रोडक्ट है किसका, प्रॉफिट मार्जिन का और टोटल एसेट टर्नओवर का और एसेट्स इक्विटी रेशियो का। ये हम पहले भी क्वेश्चन ये कर चुके हैं, लास्ट वीडियोस पे आप देखेंगे, मतलब सेम दो क्वेश्चन पूछे गए हैं घुमा के। तो ये ड्यू पॉइंट एनालिसिस की बात कर रहा है, पहले ऊपर लिखा हुआ था ड्यू पॉइंट और इन तीनों को ढूंढ के टिक करना था, अभी ऊपर लिखा हुआ और नीचे ड्यू पॉइंट एनालिसिस पर टिक करना है, रिवर्स इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, लास्ट वीडियोस में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा इसका थोड़ा सा, और ये यहाँ पर देखना चाहें तो यही इसका सेम एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग योर मनी, आप अपने मनी को मैनेज कर रहे हैं क्यों, टू अचीव पर्सनल इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन, आपको पर्सनल इकोनॉमिक, तो आप मनी को मैनेज कर रहे हैं, सीधी बात है, इतना ही ध्यान रखना है। तो और फिर ये क्या है, पर्सनल है, तो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका यही करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकर व्हेन एन एक्टिविटी बेनिफिट द एम्प्लॉय एट द एक्सपेंस ऑफ द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉय क्या कर रहा है, एम्प्लॉय को बेनिफिट चाहिए चाहे एम्प्लॉयर का एक्सपेंस हो जाए, तो यहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, दोनों का इंटरेस्ट सेम नहीं है। वैसे इसमें एक भी जो वर्ड यूज हुआ है विजल ब्लोअर, उसके लिए मैंने नेक्स्ट पेज पर एक्सप्लेनेशन रखा है, तो आप देख सकते हैं कि विजल ब्लोअर क्या होता है, लॉफुल disclosure information or disclosure reasonably believe evidence wrong doing to an unauthorized recipient, मतलब विजल ब्लोइंग कोई ऐसा व्यक्ति है जो देखता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है और वो बता देता है, तो उसे विजल ब्लोइंग कहते हैं, मतलब बताने वाला, गलत इन्फॉर्मेशन बाहर देने वाला, कंपनी की इन्फॉर्मेशन बाहर देने वाले को विजल ब्लोइंग कहते हैं, जो कि एक डिस्क्लोजर कर रहा है इंफॉर्मेशन का। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। Which of the following is a primary element of strategic financial planning? Financial planning, फिर से आप वही financial planning है, financial planning आप कर रहे हैं तो उसका क्या एलिमेंट होगा, आप वहां पर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो आप हायरिंग कर रहे हैं टॉप मैनेजमेंट की, ये तो स्टाफिंग का काम है या फिर रिक्रूटमेंट है। सिलेक्टिंग मार्केटिंग चैनल, तो ये तो मार्केटिंग का काम है, यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग से मतलब नहीं है, फिर से ये नहीं होगा। एस्टिमेट फ्यूचर सेल्स, ये ऑपरेशन, ये फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। फिर से प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, इसका आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि ग्रोथ की बात हो रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग हो रही है कि अभी हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना इक्विटी है, कितना डेट है, कितना और लेना है या कितना घटाना है, तो यहाँ पर आप सस्टेनेबल ग्रोथ अपनी की बात करें, या सेल्स या मार्केटिंग चैनल या हायरिंग की बात नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए स्टॉक डिविडेंड इज आल्सो नोन एज, स्टॉक डिविडेंड आप किसको कहते हैं, स्टॉक डिविडेंड हम बोनस शेयर्स को कहते हैं, और बोनस शेयर्स होते हैं राइट इशू शेयर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए इनमें क्या डिफरेंस है, हमने लास्ट वीडियोस में भी कई बार हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, और भी देखिए, जो ये स्टॉक डिविडेंड होते हैं उसे हम स्क्रिप डिविडेंड, बोनस शेयर या फिर डिविडेंड शेयर भी कहते हैं। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशनल कंपनी शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर, जो हम जो स्टॉक डिविडेंड का है या बोनस शेयर का, मैं बोनस शेयर के बारे में बता देती हूँ, ये सभी बोनस शेयर के ही नाम है। बोनस शेयर क्या है, जो हमारा ऑलरेडी एक व्यक्ति ए है जो कि वो शेयर होल्डर है, ठीक है, अब उसको डिविडेंड जाना है, मानिए डिविडेंड जाना है, तो डिविडेंड की कंपनी सोचती है कि इसको डिविडेंड ना देके इससे जितने का इसका डिविडेंड बन रहा है उतने के इसे और शेयर्स इशू कर देते हैं, एक्स्ट्रा शेयर दिए, जहाँ की उसने ए ने कोई पेमेंट भी नहीं किया और उसे एक्स्ट्रा शेयर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसे इन शेयर्स को कहेंगे बोनस शेयर्स। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, द एक्सप्रेशन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये किसका फॉर्मूला है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो मैं बता दूं आपको, ये आपका नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है। अभी वर्किंग कैपिटल से और क्या पूछा जाता है? दूसरा पूछा जाता है आपसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आप पूछेंगे तो आपको सिर्फ लिखना है टोटल करंट एसेट्स। टोटल करंट एसेट्स आप बताएंगे कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। लेकिन अगर हमें लिखा हो सिर्फ वर्किंग कैपिटल, क्या पूछा है मानिए हमसे? वर्किंग कैपिटल पूछा है, ना ही नेट लिखा ना ग्रॉस लिखा, तो हम क्या बताएंगे? तो उस वक्त हम उसे नेट मानेंगे और सी ए माइनस सी एल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस का पूछा है तो अभी तो हम इसे नेट वर्किंग कैपिटल मानेंगे, ये इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन आपको मैं बता रही हूँ, नेट पूछे तो माइनस करना है, ग्रॉस पूछे तो टोटल करंट एसेट्स बताने हैं, कुछ नहीं बोला तो उसे हम नेट मानेंगे और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, all the people who stand to gain or loss by the policies and activities of a business and who concern the business need to address। पहली बात देखिए, वो सारे व्यक्ति जो गेन और लॉस से, कंपनी की पॉलिसीज से गेन और लॉस से अफेक्ट होने वाले हैं। तो डेटर क्या है? डेटर को अपना पैसा वापस चाहिए, लॉस से तो कोई मतलब नहीं, उसे तो पैसे मिलेंगे। ठीक है, क्रेडिटर को भी पैसे, डेटर से तो लेने हैं पैसे और क्रेडिटर को देने हैं, तो क्रेडिटर को तो लॉस से या वगैरह से कोई मतलब नहीं है, इसे भी गेन और लॉस से मतलब इसको पैसे देने ही है। डेटर से हम पैसे लेंगे और क्रेडिटर को हमें देना है, चाहे लॉस हो या कुछ हो। ठीक है, इस अब हमारे पास बचता है शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर। तो इसमें कौन सा आंसर चूज करेंगे? तो मुझे तो जैसे मानेगा कोई कॉमन नहीं पता है अगर किसी को, तो शेयर होल्डर टिक करके आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर होगा आंसर स्टेक होल्डर। ठीक है, क्योंकि स्टेक होल्डर क्या है? स्टेक होल्डर में आपके एम्प्लॉय भी आते हैं और आपके कस्टमर भी आते हैं और आपके शेयर होल्डर भी आते हैं। आपके जो शेयर होल्डर है वो स्टेक होल्डर में इंक्लूड करे जाते हैं, तो इसलिए आप शेयर होल्डर में चूज करके स्टेक होल्डर चूज करेंगे। ये ऐसे लोग हैं जिनका कंपनी की पॉलिसीज से फायदा नुकसान से इन लोगों को भी फायदा नुकसान होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर स्टेक होल्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज पर एक्सप्लेनेशन भी रखा है, आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है और चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसर फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म है जो सेबी देती है। ठीक है, उसका क्या नाम है? ऑनलाइन ग्रीवेंस। तो यहाँ पर स्कोर्स है, उसका फॉर्मूला है, फुल फॉर्म दिए, स्कोर्स स्टैंड फॉर सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। ठीक है, क्योंकि आज इन्होंने इस बार स्कोर्स पूछा है कि कौन सा है, तो स्कोर्स की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। और कौन दे रहा है? सेबी प्रोवाइड कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड सेबी डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट में देखें, विच इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंटेड डेट सिक्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट टू रेज फंड। अगर डेट की सिक्योरिटी की बात आती है और गवर्नमेंट उस पर इंक्लूड है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है वो? हम हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रेजरी बिल। जहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है वो ट्रेजरी बिल है, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट आरबीआई से इशू करवाती है ट्रेजरी बिल, तो ये सिक्योर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म सर्किट ब्रेकर। ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो हमने यूजीसी में भी नहीं पढ़ा और डीटर प्लस भी पूछ रही है ना? डीटर प्लस भी पूछ रही है। तो ये सर्किट ब्रेकर क्या है और किसके कॉन्टेक्स्ट में बताना है? स्टॉक एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। तो मैं आपको डायरेक्ट इसमें ये सारे पढ़ने से कोई मतलब नहीं। सर्किट ब्रेकर क्या है? आपका एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हाल्ट कर देता है ट्रेडिंग को ड्यूरिंग एक्सट्रीम मार्केट वॉलेटिलिटी। एक्सट्रीम मार्केट वॉलेटिलिटी, जब प्राइस बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है, ज्यादा ऊपर हो जाए या ज्यादा नीचे हो जाए, तो उस टाइम पे ये मैकेनिज्म जो ट्रेडिंग को वहां पे थोड़ा रोक देता है। ठीक है, बाकी मैंने नेक्स्ट तो से सर्किट ब्रेकर कहेंगे और इसका यही आपका थर्ड आंसर है। और नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी रखा है, जो चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अगर आपको इस पूरे पेपर की पीडीएफ चाहिए, आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, जो वहां से डाउनलोड की हुई है मैंने डीटर प्लस बी से, तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम एक्स। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। और वो मैंने ऑलरेडी वहां पर 2 पेपर डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। 28 जुलाई का डाला हुआ है एक पेपर और एक 29 जुलाई का भी पेपर डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। फिक्स्ड कैपिटल इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। आप फिक्स्ड कैपिटल क्या है? मानिए जो आप
आपका लॉन्ग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप उसे कहाँ यूज करेंगे? तो ये ध्यान रखिएगा, जो फिक्स कैपिटल है वो शॉर्ट टर्म के भी किसी काम के लिए यूज नहीं होगी, वो लॉन्ग टर्म के किसी काम के लिए यूज होगी, ध्यान रखिएगा। तो सेटलिंग शॉर्ट टर्म डेट, इसमें शॉर्ट टर्म डेट ऑलरेडी नाम है। पेइंग वेजेस, वेजेस भी आपका शॉर्ट टर्म है या फिर करंट लाइबिलिटी कह सकते हैं। तो करंट लाइबिलिटी भी 1 साल से लेस देन 1 ईयर होती है, तो उन्हें भी आप शॉर्ट टर्म कह सकते हैं। परचेजिंग रॉ मटेरियल, ये भी आपका करंट लाइबिलिटी है या करंट एसेट्स होते हैं आपके रॉ मटेरियल। तो एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्स्ड कैपिटल से आप लॉन्ग टर्म एसेट्स एक्वायर करेंगे, तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर है। ये बाकी तीनों चीजें आपकी शॉर्ट टर्म या फिर करंट में आती हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन शायद कोई प्रिपेयर नहीं करके जाता होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में पता नहीं क्या पूछ ले, कुछ नहीं मालूम। तो देखते हैं इस तरीके ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से होगा। एक एबीसी लिमिटेड हैज कैपिटल इन्वेस्टेड 150 लाख, 150 लाख उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, अब आफ्टर टैक्स के बाद उन्हें कितनी इनकम हुई? 20 करोड़ की इनकम हुई। तो कितनी इनकम है हमारी? 20 करोड़ की इनकम हुई। ठीक है, एंड द कंपनी हैज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसमें उन्होंने 12% की कॉस्ट भी उठाई है। तो हम अपनी इनकम में से क्या करेंगे? कॉस्ट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट हमारी क्या होगी? 150 सीआर की 12% होगी। ठीक है, इसको यहाँ से कटा, 5 टू जा, एक जीरो से कटेगा, 5 टू जा और 5 थ्री जा, और 2 से यहाँ 6 और 18, ये आपका 18 सीआर आ गया। तो अब आपसे पूछा है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, क्या वैल्यू कमाई? तो जो क्या वैल्यू कमाई है? 20 तो हमने कमाया था, 18 की कॉस्ट दे दी, तो 2 सीआर तो बचा है ना। 18 की हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी है, तो 2 बचा, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाता है? 2 सीआर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कि मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है? जैसे कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी, हमने आज कोई इन्वेस्टमेंट करी 1 लाख की, और हमें पता चलता है कि इससे हमें करने से फर्स्ट ईयर में 50,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा, सेकेंड ईयर में 20,000 का रिटर्न मिलेगा, थर्ड ईयर में 10,000 का रिटर्न मिलेगा, और फोर्थ ईयर में आपका 20,000 का रिटर्न मिलेगा, है ना। फिफ्थ पे और 10,000 का रिटर्न मिलेगा। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि इस तरीके से मिला है। तो ये वैसे देखा जाए टोटल करो तो 1 लाख से ऊपर हो गया है। ठीक है, 1 लाख से ऊपर हो गया, लेकिन साल भी तो बढ़ रहे हैं। लेकिन तो क्या इसकी वैल्यू अभी भी, अगर मैं आज के टाइम पे, जैसे मैंने अगर 2018 में इन्वेस्ट किया, तो 2018 में अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं, क्योंकि ये मुझे 2019 में मिलेगा, ये 20 में, ये 21 में, ये 22 में, और ये 2023 में मिला। तो ये जो 50,000 है, इसकी आज में क्या वैल्यू है, इसकी आज में क्या वैल्यू है, फिर हम उसे टोटल करेंगे, फिर हम उसे करेंगे कंपेयर कि आज की टोटल वैल्यू के अकॉर्डिंग ये पैसा कितना बैठ रहा है, तो मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो हम जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं? हम इससे निकालते हैं, फेस वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन फॉर्मूले का, तो कौन सी वैल्यू? पीवी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है। एफ बी क्या है? फ्यूचर वैल्यू है। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंट रेट है, जो है ना। एन, और एन क्या है? नंबर ऑफ पीरियड, कितने टाइम के लिए। ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिकेटर फॉर्म्स ग्रोथ, फॉर्म की ग्रोथ की बात हो रही है, परफॉर्मेंस की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट और रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, फंड के रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रॉफिट प्लानिंग, क्रेडिट प्लानिंग, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग है। ठीक है, हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं और फाइनेंस की अपने कंपनी के लिए प्लान कर रहे हैं, गिवन इन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्रॉबैक ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है कि कंपनी क्या सोचती है कि हमें सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, लेकिन आज जो माहौल थोड़ा बदला हुआ है, उसमें आपको क्या करना है, जो अच्छा भी माना जाता है वो है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। आपकी सेल्स मैक्सिमाइजेशन होनी चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होना चाहिए। सेल्स मैक्सिमाइजेशन की बात होनी चाहिए मार्केट में। तो अगर हम फिर भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कोई लेके चल रहा है, तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा? एक तो वो वेग है, अनक्लियर है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है ना, कितने दिन तक ये चलेगा। इट इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, कि सोचता है कि अभी सब कमा लो। रिस्क को इग्नोर कर रहा है, जो फ्यूचर में से हो सकता है ज्यादा, अगर प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं तो इन्होंने प्राइस भी हाई रखा होगा प्रोडक्ट का। हाँ, इट इग्नोर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बात है। तो ये सारे ही पॉइंट्स इसके
ड्रॉबैक है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन दी इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल। अभी देखिए यही क्वेश्चन तीसरी बार आया है इस वीडियो में, और ये पहले भी पूछा जाता, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपिटल मार्केट का नहीं है, तो ये कैपिटल मार्केट का नहीं है, तो ये देखिए अभी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ट्रेजरी बिल जो गवर्नमेंट इशू करवाती है, ये सिक्योर होता है, और ये होता है मनी मार्केट का पार्ट, है ना, मनी मार्केट का पार्ट होता है। इक्विटी शेयर, डिवेंचर और प्रेफरेंस, ये सब आपके लॉन्ग टर्म वाले आपके कैपिटल मार्केट के पार्ट होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा है, रिगार्डिंग किसके, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग के बारे में पूछा है। तो सॉफ्टवेयर जैसे टैली, क्विक बुक, एसएपी आर कॉमनली यूज्ड, हाँ होते हैं। F12 जो है आपका कंपनी सिलेक्शन के लिए है। ठीक है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग डेटाबेस ओरिएंटेड है। F1 यूज होता है एक्सपेंड डिटेल के लिए। तो इसमें गलत कौन सा है, तो इसमें आपका गलत है सेकंड, यही हमसे पूछा है, क्योंकि F12 आपका कंपनी सिलेक्शन के लिए यूज नहीं होता, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है ना। टैली ERP 9 में कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि लिस्ट बनाते हैं कि पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए। ये आप बात खुद से भी मैनेज कर सकते हैं कि पहले लेजर, बैलेंस शीट, ट्रायल, क्या आपको चाहिए, तो उस लिस्ट के लिए है, सीक्वेंस के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट पे एक्सप्लेनेशन भी रखा है थोड़ा, और आप खुद भी इसे थोड़ा गूगल करिएगा तो आपको ज़्यादा इसके बारे में पता चलेगा। देखिए, इफ द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। देखिए अभी समझाया था आपको कि अगर आप सिर्फ वर्किंग कैपिटल कहे, ना नेट कहे ना ग्रॉस कहे, सिर्फ वर्किंग कैपिटल कहे, तो हम उसका फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज मानते हैं। अब इन्होंने क्या क्वेश्चन कहा है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज बाय सेम अमाउंट। मानिए मेरी करंट एसेट्स क्या है, मैं मान लेती हूँ कि मेरी करंट एसेट्स है 1 लाख और मेरा करंट लायबिलिटीज है 60,000, एज्यूम करें, तो मेरा क्या आंसर आया 40,000। तो मतलब मेरी वर्किंग कैपिटल क्या है, 40,000 है। अब देखिए उन्होंने कहा है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को इंक्रीज करूँ अगर मैं सेम अमाउंट से, सेम अमाउंट से कैसे इंक्रीज करेंगे, मैं 20,000 से इंक्रीज करती हूँ, जो कि क्वेश्चन कह रहा है सेम अमाउंट, तो 20,000 से कर रहे थे। मैंने करंट एसेट्स भी अपने 120 कर लिए और करंट लायबिलिटीज भी मैंने 80,000 कर ली, 20,000 दोनों में प्लस कर लिया। तो अब डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस अब भी 40,000 ही आ रहा है। अब भी हमारी वर्किंग कैपिटल क्या है, 40,000 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल वर्किंग रिमेन अनचेंज। वर्किंग कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर दोनों में ही सेम अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है, अभी तो इंक्रीज की बात करें, अभी डिक्रीज का देख लेते हैं। यहाँ से अगर इसमें मैं 20,000 डिक्रीज कर दूं तो ये हमारा हो जाएगा 80,000, और करंट लायबिलिटीज है 60, इसमें डिक्रीज कर दूं तो ये हो जाएगा 40। अब 80 में से 40 जाएगा, फिर से 40 बचेगा, जैसे क्या पता चलता है, आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, कैसे, सेम अमाउंट से, तो वर्किंग कैपिटल रिमेन अनचेंज। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको पूरा पेपर देखना है, आप खुद से सारा पेपर एक बार में करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कॉमर्स स्ट्रीम एक्स, यहाँ नीचे भी दिख रहा है, थोड़ा कट रहा है, ये देखिए कॉमर्स स्ट्रीम एक्स ऐसे करके टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हैं वहाँ पर, और इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, आप मुझे कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना चाहते हैं तो पर्सनल मैसेज भी डाल सकते हैं टेलीग्राम पर, ग्रुप पर भी डाल सकते हैं। थैंक यू।